आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे, मज़े से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। और यहाँ पर ये मॉडर्न हिस्ट्री का 9वां लेक्चर है। इससे पहले 8 लेक्चर आ चुके हैं और 3 से 4 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। और एंशिएंट मिडिवल ऑलरेडी कंप्लीट है, तो जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, सारी क्लासेज ले सकते हैं। और जैसे ये कंप्लीट होता है जियोग्राफी और पॉलिटी भी कंप्लीट करवा देंगे हम, और साइंस भी। और एनसीईआरटी की क्लासेज भी हमने चालू कर दी हैं हिस्ट्री की। भाई हिस्ट्री की इधर आपकी मैराथन क्लासेज कंप्लीट हो रही हैं, तो एनसीईआरटी भी बहुत ज़रूरी है पढ़ना। विद डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, जा करके आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना दिया गया है एनसीईआरटी क्लासेज का। भाई यूपीपीसीएस, यूपीपीएससी, आरओ, वनडे एग्जाम, यूपीएससी तक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, सारी चीज़ें उसमें समझा करके बढ़िया तरीके से पढ़ाई जा रही। नोट्स वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल बिना आपका टाइम वेस्ट के, बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना में से आपके आगा खां भी थे, नवाब सलीमुल्लाह खान भी थे, लेकिन इनको वरीयता देंगे तो डी आप आंसर लगा देंगे नवाब सलीमुल्लाह खान को। जहाँ पर भी आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह खान साथ साथ में आए ना, तो नवाब सलीमुल्लाह खान को लगा देना। ये बड़े थे आगा खां से, इतना मान सकते हैं आप, मतलब वरीयता इनको दी जाएगी। कैसे आप देख सकते हैं कि अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों के शिमला प्रतिनिधिमंडल में एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों का संरक्षण हो, मतलब मुसलमानों का हित साधा जा सके। और ये विचार शिमला प्रतिनिधिमंडल के द्वारा किया गया। इसी विचारण के अनुरूप ढाका जो कि आपका बांग्लादेश की राजधानी है, संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन की स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठकों के संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव रखा। तो इन्होंने ही रखा था प्रस्ताव, इसीलिए इनका नाम टिक किया गया है। आगा खां का भी कर सकते हैं, लेकिन प्रस्ताव जो रखा वो नवाब सलीमुल्लाह खान ने रखा। वकार उल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। 56 सदस्यीय अस्थायी समिति का चयन किया गया, मतलब 56 सदस्य थे इसमें अस्थायी। मोहसिन उल मुल्क तथा वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का सचिव भी नियुक्त किया गया। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया। तो जो मुस्लिम लीग का गठन किया गया ढाका में, उसका मुख्यालय आपका लखनऊ को बनाया गया। और आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। तो अगर आए कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, आगा खां थे। ठीक, पर संस्थापक के रूप में चयन का वृत्ताक्रम इस प्रकार रहेगा। अगर संस्थापक की बात करें तो भाई विचार सबसे पहले किसने, सलीमुल्लाह खान ने रखा, तो सलीमुल्लाह खान को हम वरीयता देंगे, फिर आगा खां को, फिर मोहसिन उल मुल्क को। तो अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। सलीमुल्लाह खान क्या है, इन्होंने ही विचार प्रस्तुत किया था, तो इनको पहले रखेंगे। आगा खां इसके अध्यक्ष बनाए गए, तो उसके बाद आगा खां, फिर मोहसिन उल मुल्क। तो ये चीज़ें आप समझ सकते हैं, क्योंकि मोहसिन उल मुल्क क्या थे, सचिव नियुक्त किए गए थे। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे, तो नवाब सलीमुल्लाह खान थे। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, आपके आगा खां। लखनऊ में इसका मुख्यालय था, ये भी याद रखेंगे। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, तो कहाँ, ढाका में स्थापना हुई, लेकिन इसका मुख्यालय लखनऊ को बनाया गया था। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, कन्फ्यूज बहुत होते हैं लोग इसमें। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई, 1906 में हुई। कहाँ हुई, ढाका में हुई। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो आगा खां थे। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ, तो जो 1907 वाला मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन हुआ था वो कराची में हुआ था। 1906 वाला तो ढाका में की गई थी, ठीक, स्थापना इसकी। और 1907 में इसका जो वार्षिक अधिवेशन है वो कराची में हुआ। फिर 1908 वाला अमृतसर में होता है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था। नियमित इनका कुछ कभी था ही नहीं। ठीक, देखिए 1907 वाला इनका जो अधिवेशन था वो आपका कराची में होता है। ठीक, 1908 वाला जो होता है वो अमृतसर में होता है। और 1906 में स्थापना हुई तो ढाका में उसकी स्थापना हुई थी, तो वहीं हुआ सम्मेलन। तो यहाँ ई हो जाएगा, क्योंकि कोई इनका नियमित नहीं होता, सब अनियमित रहता है। ठीक, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 में, कभी आ जाएगी भाई कौन सा महीना था, तो दिसंबर का महीना था, ठंडी का। ठीक, ढाका में हुई थी। इसके संस्थापक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान थे। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में, वर्ष 1908 का अमृतसर में हुआ। इसके उपरांत मुस्लिम लीग के अधिवेशन अनियमित रूप से देश के विभिन्न शहरों में आयोजित होते रहे। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर को निम्न प्रश्न का उत्तर विकल्प डी को सही माना है, मतलब इन्होंने मान लिया है कि 1925 से, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं खास। ठीक,
तो कोई नियमित नहीं था, जब मन होता था मुँह उठा करके अपना ये सम्मेलन वगैरह कर लेते थे। ठीक, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। कथन है कि लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया। मतलब जो मुस्लिम लीग थी उसने कांग्रेस की जो मुस्लिम जनता थी उसके साथ मिल करके जो उद्देश्य पूर्ति करनी थी, आज़ादी की लड़ाई लड़नी थी, उसको मानने से इन्होंने इनकार कर दिया था। ठीक, वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था, तो ये नहीं था। आर तो एकदम गलत है, कारण तो ए सही है, मतलब ए सही है, आर गलत है। ठीक, सी राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, तो क्या है कि लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी वो मानती थी कि हम मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र संस्था है, हम कांग्रेस के साथ क्यों लगें। कहने का मतलब ये है। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से थे, एकदम सही बात है। जो हकीम अजमल खान थे ये राष्ट्रवादी थे, चरमपंथी थे मतलब गर्मपंथी, जो चरमपंथी जहाँ है मान लो गर्मपंथी कहा जा रहा है। अहरार आंदोलन इन्होंने शुरू किया था। वहीं दूसरा क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया था, एकदम सही बात। ये जो है सर सैयद अहमद खान जो थे ना, ये जो है अंग्रेज़ के चाटुकार थे। ठीक, ये आप समझ सकते हैं, तो ये भी सही है, ये भी सही है। 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचक समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया, तो ऐसा इन्होंने कुछ नहीं किया था। ठीक, बंगाल विभाजन पे चुप थे, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही जो है सही नहीं है। मौलाना बरकतुल्ला और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत की अंतःकालीन सरकार का गठन करने वालों में से थे, एकदम सही है। ठीक, तो ये आप समझ सकते हैं, आपका सी ही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही सही नहीं लिखा है। अब यहाँ आप देख भी सकते हैं, लॉर्ड कर्जन की प्रेरणा से ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने बंगाल विभाजन समर्थक आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक, लॉर्ड कर्जन ने प्रेरणा दी थी नवाब सलीमुल्लाह खान को कि ऐसा है कि बंगाल विभाजन का समर्थन करो तुम। और इन गतिविधियों की पृष्ठभूमि में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नामक एक राजनीतिक संगठन की स्थापना की गई। मतलब कहने का ये है कि जो बंगाल का विभाजन हुआ उसी के फलस्वरूप ही इनका गठन ही हुआ था, समर्थन करने के लिए। इस संगठन के 3 उद्देश्य थे। पहला क्या था, ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना, मतलब हम बहुत निष्ठावान रहेंगे, आपके तलबे चाटेंगे, ये वाला सिस्टम इनका था। दूसरा क्या है, लीग के अन्य उद्देश्यों को बिना दुष्प्रभावित किए अन्य संप्रदायों की प्रतिकर्ता की भावना को बढ़ने से रोकना। मतलब मुस्लिम लीग के जो अन्य उद्देश्य हैं उसको बिना दुष्प्रभावित किए जो अन्य संप्रदाय हैं उनके प्रति कर्ता की भावना को बढ़ने से रोकना, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारियों की रक्षा और उनका विस्तार करना। ठीक, ये तीनों, तो ये सारी चीज़ें थी। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की, किस चीज़ के लिए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग की। तो 1906 से ही मांग चालू हो गई थी कि जो मुसलमान हैं उनके लिए एक पृथक निर्वाचक वर्ग बनाया जाए। 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला और शिष्टमंडल ने प्रांतीय, केंद्रीय एवं स्थानीय निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति की मांग की। इस मांग के जवाब में मिंटो ने मुसलमानों को आश्वासन देते हुए कहा कि उनके राजनीतिक अधिकारों और हितों की भारत में रक्षा की जाएगी। सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई। तो कहाँ हुई थी, आगा खां की अध्यक्षता में नहीं हुई थी, बिल्कुल भी अमीर अली की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक, तो ये आप समझेंगे बात। देखिए आप यहाँ पे मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ में था, एकदम सही बात है। अन्य कई स्थानों पर भी इसकी शाखाएं स्थापित की गई और 1908 में लंदन में भी इसकी एक शाखा सैयद अमीर अली ने स्थापित की थी। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। ये किसने कहा था, तो ये आपके कहा था W.W. हंटर ने कहा था। W.W. हंटर ने कहा कि भैया ऐसा है कि जो मुसलमान है उसे खुश रखो, संतुष्ट रखो, तो हमारा काम चलता रहेगा और हम बढ़िया तरीके से राज प्रसार करते रहेंगे। ठीक, W.W. हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान, तो ये याद रखना, द इंडियन मुसलमान किसने लिखा है, W.W. हंटर ने। उसमें इन्होंने कहा कि यदि मुसलमान खुश है और संतुष्ट है तो भैया भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, मतलब अधिकतम बचाव होगा। तो ये मार्ले मिंटो सुधार से भी क्वेश्चन आंसर कर ही लेते हैं। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था, तो मार्ले मिंटो सुधार जो बिल पारित किया गया 1909 में, और किस लिए पारित किया गया था चलिए बता देते हैं आपको। देखिए वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया तथा जॉन मार्ले को भारत सचिव,
तो भाई भारत सचिव कौन है? जॉन मार्ले हैं। और मिंटो क्या है? वायसराय है। तो जो कानून आएगा वो मार्ले मिंटो के नाम से जाना जाएगा। इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार, जिन्हें औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा गया, सामान्यतः मार्ले मिंटो सुधार के नाम से प्रसिद्ध है। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी, ये आपको बतानी है। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी और इसे मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, क्योंकि मार्ले क्या थे? सचिव थे। मिंटो क्या थे? वायसराय थे। इसीलिए मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। यूपी पीसीएस फ्री में आया है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार का सबसे बड़ा दोष सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करना था। और यहीं से ये बात कन्फर्म हो जाती है कि भारत का विभाजन होगा, क्योंकि मुसलमानों को क्या है? पृथक निर्वाचन मंडल मिल गया है। ठीक, समझिए बात को। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया, वो क्या था? तो आपका सिंपल सी बात है, विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। डी राइट आंसर हो जाएगा। 1909 में हुआ था। तो वर्ष 1909 में मार्ले मिंटो सुधारों का सबसे बुरा पक्ष था मुसलमानों को पृथक अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान करना। इस सुविधा ने कालांतर में भारत के सार्वजनिक सांप्रदायिक जीवन को विषाक्त कर दिया। अंततः देश के विभाजन के बीजारोपण का काम किया गया। इसके विषय में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, इससे उनके चारों ओर एक राजनीतिक प्रतिरोध बन गए, जिन्होंने उन्हें शेष भारत से अलग कर दिया, और इसने शताब्दियों से आरंभ हुई एकता तथा मिलन की और किए गए सभी प्रयत्नों को पलट दिया। दिल्ली दरबार के ऊपर क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखिए, ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो भाई जो दिल्ली के पहले जो भारत की राजधानी थी वो कलकत्ता थी। और कलकत्ता थी, लेकिन फिर 12 दिसंबर 1911 को कौन आते हैं? जॉर्ज पंचम आते हैं। और जॉर्ज पंचम जब आते हैं तो सबसे पहले तो ये काम करते हैं कि जो बंगाल का विभाजन किया था आपके लॉर्ड कर्जन साहब ने, तो उसको रद्द कर देते हैं कि भाई ये ख़त्म करते हैं, बंगाल का विभाजन नहीं होगा। दूसरा काम ये करते हैं, कलकत्ता राजधानी हुआ करती थी और कहते हैं भाई कलकत्ता को राजधानी नहीं रखेंगे, दिल्ली बनाओ। तो ये भी काम करते हैं, 1911 में करते हैं। ठीक, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। 1912 में दिल्ली राजधानी बन गई। तो स्थानांतरित 1911 में हुई, बनी 1912 में, ये याद रखिएगा। 1912 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग थे। ठीक, दिल्ली भारत की राजधानी बनी तो 1911 में, लेकिन अगर कहीं इसमें ऑप्शन में एक जगह 1912 होता ना तो आप 1912 टिक करते, क्योंकि जो बोला गया और जो किया गया उसमें क्या होता है, 1 साल का डिफरेंस हो जाता था, इतना मान के चलिए। अभी भी वही होता है सिस्टम। तो 1911 में बोला गया कि हाँ ऐसा है कि दिल्ली को राजधानी बना दो, लेकिन 1912 में बना देते हैं। तो 1912 होता तो 1912 भी लगाते आप। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे है 1912। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हो गई? तो 1912, डी राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई? तो 1912। अब यहाँ 1912 कहीं नहीं है तो 1911 लगा दूँ। दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। ठीक, तो राजकीय प्रवेश किसका हो रहा था जिसके ऊपर बम फेंक दिया गया? तो लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था। लॉर्ड हार्डिंग इस विभ्रम के प्रभाव व संतुष्टिकरण विषय कार्य कर रहा था। इनके द्वारा क्रांतिकारी आंदोलन को सफलतापूर्वक दबाया जा सकता है, परंतु शीघ्र ही उस समय इसका मोह भंग हो गया जब 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में राजधानी स्थानांतरण के औपचारिक समारोह के अवसर पर वह जुलूस के रूप में दिल्ली में प्रवेश कर रहा था कि उस पर चांदनी चौक में बम फेंक दिया गया। ठीक, क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था। तो देखिए, मास्टर अमीर चंद शामिल थे, भाई बाल मुकुंद भी इसमें शामिल थे, अवध बिहारी भी शामिल थे, भगवती चरण बोहरा नहीं इसमें शामिल थे। बी राइट आंसर हो जाएगा। हार्डिंग बम कांड दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में प्रसिद्ध है। तो दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में कौन सा कांड है? हार्डिंग बम कांड, जो हार्डिंग के ऊपर बम फेंका गया। इसमें 13 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया, जिसमें मास्टर अमीर चंद, दीनानाथ, भाई बाल मुकुंद, बलराज भैला, बसंत कुमार, अवध बिहारी को गिरफ्तार किया गया। इसमें 4 लोगों को फांसी दी गई, 2 को 7 वर्ष के कारावास की सजा हुई। दीनानाथ सरकारी गवाह बन गए और भगवती चरण बोहरा इसमें नहीं थे। ठीक, इतना आप समझ सकते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? 1912 में। ठीक, 1912 में बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा मिलता है।
दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित कर दिया और साथ ही बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया कि भाई अब ऐसा है कि बंगाल से बिहार और उड़ीसा को हम अलग कर रहे हैं। और यह विभाजन 1912 से लागू हो गया। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग कर दिया गया था। ठीक, मतलब उड़ीसा जो है बिहार से 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ है। अब कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के ऊपर क्वेश्चन आंसर होंगे। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय में अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। मतलब 1916 का टाइम पीरियड ऐसा था जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय पर अपने अधिवेशन किए। तो कहाँ किए थे? लखनऊ में। मतलब दोनों एक साथ आ गए थे, कहने का मतलब ये है। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने लखनऊ में एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए। अंबिका चरण मजूमदार ने लखनऊ के इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, 1916 वाले की। ठीक, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर 1916 में होता है। वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया ताकि संवैधानिक सुधारों की एक ही योजना अपनाई जा सके। इसके फलस्वरूप जारी 19 स्मरण पत्र में दोनों दलों के समकालीन राजनीतिक विचारों को साकार रूप दिया गया। अतिवादी एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन थे? मतलब अतिवादी जो गर्मपंथी थे और उदारवादी मतलब जो नरमपंथी नेता थे। जैसे आपके लाल बाल पाल जो हैं वो आपके गर्मपंथी थे। उदारवादी आपके बहुत सारे नेता थे, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इनके पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन माने जाते हैं? तो एनी बेसेंट ने इनको मिलाया था। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, दो दृष्टियों से स्मरणीय है। एक तो क्या कि उग्रवादी जिन्हें 1907 में कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था का कांग्रेस में पुनः प्रवेश होता है, और दूसरा है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता। तो अतिवादी और उदारवादी का पुनर्मिलन एनी बेसेंट ने करवाया और तिलक ने महत्ती भूमिका निभाई, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक कांग्रेस लीग समझौते के मुख्य शिल्पी थे। तो जो आपकी अतिवादी और उदारवादी का मिलन हुआ उसमें एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक थे, जबकि जो आपके मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस का मिलन हुआ है उसमें मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक थे। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता करवाया था? तो ये आपके बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ने करवाया था, और मोहम्मद अली जिन्ना तो थे ही। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की गई थी। यही जो है सबसे ज़्यादा दूरगामी परिणाम वाला निर्णय था। लखनऊ समझौते 1916 के तहत कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए प्रथम बार पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया, जो मुस्लिम लीग के लिए एक सकारात्मक उपलब्धि थी, क्योंकि कांग्रेस अब तक इसका विरोध करती आ रही थी। और डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार ने लखनऊ समझौते की कटु आलोचना करते हुए लिखा है कि परवर्ती घटनाओं की पृष्ठभूमि में निस्संदेह रूप से यह कहा जा सकता है कि वर्ष 1916 में कांग्रेस द्वारा लखनऊ समझौता करने के निर्णय ने वस्तुतः वह नींव डाली जिसके ऊपर 30 वर्षों बाद पाकिस्तान का निर्माण हो गया। अगर कांग्रेस ये जो निर्णय है इसको वहाँ भी अस्वीकार करती, समझौते में भी इस चीज़ को स्वीकार न करती, अस्वीकार कर देती, तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान ना बनता, वो चीज़ें टल जाती। लखनऊ समझौते ने भावी राजनीति में सांप्रदायिकता के उदय का भी मार्ग प्रशस्त कर दिया। सांप्रदायिकता समझते हैं, मतलब जो जैसे मुसलमान हैं तो उनको फेवर करना है, मुसलमान। कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की, तो लखनऊ समझौते में स्वीकार कर ली थी। बी राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल इनमें से कौन सा प्रदर्शित करता है? तो 1916 से 1922। 1916 में तो इनका मिलन ही हुआ और 1922 तक ही चला। उसके बाद मुस्लिम लीग ने अपना रंग दिखाना चालू किया कि ऐसा है कि हम सिर्फ मुसलमानों के हैं, ये तो हम 6 साल इसलिए तुमसे मिले जुले थे कि हमें मनवाना था। तो ये बात थी। ठीक, वर्ष 1916 से 1922 तक का काल इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल था। लखनऊ समझौता केवल एक अस्थायी समझौता था। मुस्लिम लीग ने इस समझौते के बावजूद पृथक अस्तित्व बनाए रखा तथा वह मुसलमानों के लिए पृथक राजनीतिक अधिकारों की वकालत करती रही। वर्ष 1922 तक दोनों इस समझौते के अनुरूप मिलकर कार्य करते रहे, किंतु असहयोग आंदोलन के साथ भी यह समझौता भी भंग हो गया और लीग ने पुनः अपना पुराना रास्ता पकड़ लिया। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है?
अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की, एकदम गलत बात है, इन्होंने ही की थी, तो यही राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यही असत्य है। तो यही असत्य तो और सारे सत्य होंगे। इस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच पुनः मिलन हुआ, ये भी सवाल सही है, इसमें क्या कहना। महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत हुए, ठीक, ये भी सही है। तो बस यही आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यही सही नहीं है। अब यहाँ आप देख भी सकते हैं भाई, वर्ष 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में तिलक को पुनः कांग्रेस में शामिल कर लिया गया। अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार ने कहा, 10 वर्षों के दुखद अलगाव तथा गलतफहमी के कारण बेवजह के विवादों में भटकने के बाद भारतीय राष्ट्रीय दल के दोनों खेमे उदारवादी और उग्रवादी ने यह महसूस किया है कि अलगाव उनकी पराजय है और एकता उनकी जीत। अब भाई भाई फिर मिल गए हैं। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ही महात्मा गांधी से राजकुमार शुक्ल की मुलाकात हुई थी, जिन्होंने उन्हें चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया था। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? तो ये लखनऊ अधिवेशन था, डी राइट आंसर हो जाएगा। राजकुमार शुक्ला ने बताया था कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, ठीक, नील की खेती होती, 3 काठिया पद्धति पे सब सिस्टम चलाया जा रहा है। तो फिर जो है महात्मा गांधी कहते हैं चलो बेटा चलते हैं, इनको हम बताते हैं सही। अब होम रूल लीग के ऊपर क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे। होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था? तो ये आपकी एनी बेसेंट जी ने चालू किया था, ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया। यद्यपि होम रूल लीग की स्थापना सर्वप्रथम अप्रैल 1916 में तिलक ने की थी। तो अगर स्थापना की बात करें तो स्थापना तिलक ने की है अप्रैल 1916 में, लेकिन प्रारंभ किसने किया है? सबसे पहले एनी बेसेंट ने किया है। तो दोनों ने किया है फिलहाल, ये याद रखिएगा। 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी, तो किसके नेतृत्व में? तिलक और एनी बेसेंट, ये राइट आंसर हो जाएगा। अप्रैल 1916 में तिलक ने एवं सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की। भाई अप्रैल में ये करते हैं तिलक और सितंबर में करते हैं एनी बेसेंट। बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया तथा तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपनी अपनी लीग का प्रचार किया। एनी बेसेंट मुख्यतः संबद्ध रही हैं, किससे संबंध रही हैं? गृह शासन आंदोलन से। गृह शासन का मतलब समझते हैं? होम रूल। होम रूल को ही क्या कहते हैं? गृह शासन कहते हैं। तो कभी आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। एनी बेसेंट मुख्यतः गृह शासन होम रूल आंदोलन से संबद्ध रही हैं और भारत में होम रूल लीग की स्थापना की योजना मूलतः एनी बेसेंट द्वारा ही बनाई गई थी। होम रूल आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट ने की थी, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को आधारभूत कार्यक्रम बनाया गया था। भारत में यह आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काफी लोकप्रिय रहा था। ठीक, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में बहुत लोकप्रिय हुआ वह आपका क्या था? होम रूल आंदोलन। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो टी.एस. अलकाट का नहीं था, जबकि बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और एस. सुब्रमण्यम अय्यर थे। टी.एस. अलकाट होम रूल लीग से नहीं बल्कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित हैं। मतलब टी.एस. अलकाट किससे संबंधित है? थियोसॉफिकल सोसाइटी से। तिलक ने अप्रैल 1916 और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग को आरंभ किया और एस. सुब्रमण्यम अय्यर भी एनी बेसेंट की होम रूल लीग की स्थापना से संबद्ध हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? तो भाई एस. सुब्रमण्यम अय्यर एनी बेसेंट के साथी थे और बी.जी. तिलक थे। सी.आर. दास नहीं थे। ठीक, सी.आर. दास, चित्तरंजन दास जो थे ये नहीं थे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे? तो भाई देखिए, एनी बेसेंट होम रूल लीग से संबंधित थी और आपके बाल गंगाधर तिलक भी होम रूल लीग से संबंधित थे। वो अप्रैल में बनाती 1916 में अपनी पार्टी होम रूल लीग, और ये आपके दिसंबर में बनाते हैं, सितंबर में बनाते हैं। ठीक, ये आपके सितंबर में बनाते हैं। तो कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन था, इसी में दोनों अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। नरमपंथी और गरमपंथी जो 1907 में अलग हो गए थे, उनको मिलाने का काम भी आपके एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया। वहीं बाल गंगाधर तिलक ने जो है मुस्लिम लीग को भी कांग्रेस से मिलाया था 1916 में। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन, सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी। एकदम सही बात, यही राइट आंसर हो जाएगा। होम रूल आंदोलन के दोनों नेताओं तिलक एवं एनी बेसेंट की निगाह में स्वराज का अर्थ करीब एक जैसा ही था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय और केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन एवं प्रशासन की अधिकाधिक व्यवस्था की जाए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है, आपको बताना है।
सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने वर्ष 1914-15 में प्रस्तुत की थी। ठीक, एकदम सही बात है। तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार तक सीमित थी, ये भी सही बात है। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी, ये भी सही है। तिलक और बेसेंट के मतभेदों के उपरांत दोनों लीग बनी रही, ये भी सही है। तो इसमें क्या ही गलत बता सकते हैं। देखिए, मूलतः होम रूल लीग की स्थापना करने के संबंध में योजना एनी बेसेंट ने बनाई थी। स्वशासन आंदोलन का शुभारंभ 2 जनवरी 1914 को साप्ताहिक समीक्षा पत्रिका कॉमनवेल्थ के प्रकाशन के साथ शुरू हुआ और इस पत्रिका ने ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को अपना आधारभूत कार्यक्रम बनाया। इस कार्यक्रम के अनुसरण हेतु 2 पृथक होम रूल लीगों की स्थापना की गई। दोनों लीगें एक दूसरे की पूरक थीं। अप्रैल 1916 में तिलक ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की और उसके 5 महीने बाद सितंबर 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक, तो ये आप समझ सकते हैं, विचार तो आपके एनी बेसेंट के मन में पहले आया था, लेकिन जो स्थापना की अप्रैल 1916 में आपके बाल गंगाधर तिलक ने पहले की है, फिर आपके सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने। वहीं तिलक की जो लीग थी कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और बरार की 6 शाखाओं तक सीमित थी। देश के बाकी हिस्से एनी बेसेंट की लीग के जिम्मे आए। बेसेंट की लीग का संगठन बहुत ढीला था, कोई भी 3 व्यक्ति कहीं भी शाखा खोल सकते थे, जबकि तिलक की लीग का संगठन बहुत मजबूत था। सभी 6 शाखाओं के काम और कार्य क्षेत्र निर्धारित थे। दोनों लीग ने अपना विलय नहीं किया क्योंकि एनी बेसेंट के शब्दों में उनके यानी तिलक कुछ समर्थक मुझे पसंद नहीं करते थे और मेरे कुछ समर्थक उन्हें नापसंद करते थे, लेकिन मेरे और उनके बीच किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं था। इस प्रकार तिलक एवं बेसेंट में मतभेद नहीं था। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को एक में मिला दिया गया तो कभी नहीं मिलाया गया, इसमें कुछ भी नहीं हुआ, कभी मिलाया ही नहीं गया। ठीक, निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो एनी बेसेंट, ये राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं एनी बेसेंट 1847 से 1933 इनका टाइम पीरियड होता है और फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक थी। एनी बेसेंट के बारे में यहाँ कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। ठीक, तो होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, एकदम सही बात है, सितंबर 1916 में प्रारंभ करती हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी, ये गलत बात है एकदम। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष रह चुके हैं, ये भी बात सही है। तो दोनों सही हैं आपकी, 1 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए एनी बेसेंट ही उत्तरदायी रहीं। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। हालांकि इससे पहले तिलक ने अप्रैल 1916 में पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो ये भी याद रखिएगा, जो एनी बेसेंट ने आपके होम रूल लीग की स्थापना की है वो आपके मद्रास में की है, वहीं जो आपके बीजी तिलक ने की है वो पूना में की है। और फिर भी दोनों आपसी सहयोग से अलग अलग क्षेत्र में काम करते रहे। होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संवैधानिक तरीकों से स्वशासन प्राप्त करना है। एनी बेसेंट को इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्षा चुना गया था। ठीक, जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1917 में, तो ये पहली महिला अध्यक्ष थी। उसके बाद 1925 में कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू जो है बनाई जाती हैं महिला अध्यक्ष। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में अमेरिका में मैडम ब्लाउस्की और कर्नल अलकाट ने की थी। तो जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात आ जाएगी, भाई कहाँ इसकी स्थापना हुई, तो 1875 में हुई। किसने की? अमेरिका में मैडम ब्लाउस्की और कर्नल अलकाट। एनी बेसेंट 1889 ईस्वी में इसकी सदस्य बनी। ठीक, और इस प्रकार कथन 1 और 3 सही, जबकि 2 आपका गलत है। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया था? तो ये काम ऑल इंडिया होम रूल लीग के द्वारा किया गया था, ये राइट आंसर हो जाएगा। होम रूल आंदोलन अखिल भारतीय होम रूल लीग एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 में की गई थी। तिलक की इंडियन होम रूल लीग कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रांत और बरार की 6 शाखाओं तक सीमित थी। देश के बाकी हिस्से एनी बेसेंट की लीग के जिम्मे आए। लीग का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना था। अप्रैल 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग ने महात्मा गांधी को इसके अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया और महात्मा गांधी ने इसका नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख दिया था। तो आपके 1920 में इसका नाम स्वराज सभा रख दिया गया था, किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। अब यहाँ पर गांधी और उनके प्रारंभिक जो आंदोलन है उनके बारे में बात की जाएगी। ठीक, करमचंद गांधी दीवान थे, तो कहाँ के दीवान थे ये आप बताइए? पोरबंदर के, राजकोट के, वांकानेर के? तो उपयुक्त सभी राज्यों के, तो सभी राज्यों के, डी राइट आंसर हो जाएगा। करमचंद गांधी पोरबंदर, राजकोट एवं वांकानेर राज्यों के दीवान थे। ये गांधी जी के पिता थे और इनका उपनाम था काबा गांधी। तो काबा गांधी आ जाए कभी भी, तो ये गांधी जी के पिता थे। करमचंद गांधी कौन थे? गांधी जी के पिता थे। काबा गांधी इनका उपनाम था।
जैसे गांधी जी का महात्मा गांधी है तो उनका नाम काबा गांधी उपनाम है। ठीक, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो शामल दास कॉलेज भावनगर गुजरात में इन्होंने पढ़ाई की थी। ए राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में संपन्न हुई। इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट स्थित अल्फ्रेड हाई स्कूल से प्राप्त की थी। इसके उपरांत इन्होंने भावनगर स्थित शामल दास आर्ट कॉलेज में अपना नामांकन करवाया। इसके उपरांत इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से विधि या लॉ की पढ़ाई पूरी की थी। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम क्या था? उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। तो दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए इन्होंने इंडियन ओपिनियन नाम की एक पत्रिका निकाली थी। और यहाँ देख सकते हैं इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला गांधी जी ने, या गुजराती में, हिंदी में, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। 1904 में डरबन में फिनिक्स फार्म की स्थापना भी इन्होंने की थी। तो फिनिक्स फार्म की स्थापना 1904 में डरबन में करते हैं कौन? गांधी जी। फिनिक्स फार्म कहाँ है? तो भाई डरबन दक्षिण अफ्रीका में है। एम के गांधी समर्थक थे। तो एम के गांधी आपके दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। डी राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी के विचारों में आदर्शवाद की बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद पर अत्यधिक जोर दिया गया है। मार्क्स की तरह गांधी जी भी राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे तथा उन्होंने स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी फिलोसॉफिकल एनर्जिस्ट कहे जाने से गुरेज नहीं किया है। निम्न में से गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? तो सत्य और अहिंसा उनका युगल सिद्धांत था। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या था? तो अहिंसा का अर्थ था सत्य की प्राप्ति का रास्ता। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को अपने सपनों के नवीन समाज का आधार बनाया। गांधी जी कहा करते थे कि सत्य और अहिंसा को निरपेक्ष रूप से अंगीकार करना आवश्यक है। अहिंसा मेरे धर्म का सिद्धांत है, वही मेरे कर्म का अंतिम सिद्धांत है। सत्याग्रही का अनिवार्य कर्तव्य है कि वह अहिंसा द्वारा सत्य का साक्षात करने का प्रयत्न करे। गांधी के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। ठीक, बिना मार्क्सवाद के मार्क्सवादी एकदम गलत बात है। बिना समाजवाद के समाजवादी ये भी गलत है। बिना व्यक्तिवाद के व्यक्तिवादी ये भी गलत है। समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी, ये आपका सही है। क्यों सही है भाई? देखिए, गांधी जी के राज्य संबंधी विचारों को व्यवहारिक दृष्टिकोण से व्यक्तिवादी कहा जा सकता है। जो उनका मतलब राज्य संबंधी विचार था वो व्यवहारिक दृष्टिकोण से व्यक्तिवादी था। गांधी जी एक सच्चे समाजवादी भी थे। वे व्यक्ति के हित के साथ साथ समाज के हित का भी ध्यान रखना चाहते थे कि व्यक्ति का भी हित हो और समाज का भी हित हो। गांधी जी ने लुई फिशर से स्वयं कहा था, मैं सच्चा समाजवादी हूँ, मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय। गांधी जी ने समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक मिलती है। गांधी जी स्वयं कहते थे कि मैं उसी समस्या को सुलझाने में लगा हूँ जो कि वैज्ञानिक समाजवाद के सामने है। अतः गांधी जी को समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी कहा जा सकता है, क्योंकि वो व्यक्ति की जो समस्या उसको भी मिटाना चाहते थे और समाज की भी। और मार्क्सवादी उनके कुछ विचार थे समाजवाद के प्रति, तो मार्क्सवाद की झलक मिलती है। तो समाजवादियों में एक मार्क्सवादी भी थे। गांधी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त होता है? मतलब सबसे आखिरी में क्या करते हैं? तो बहिष्कार करते हैं सबसे आखिरी में, ऐसा नहीं है। धरना नहीं, उपवास भी एकदम आखिरी में नहीं करते हैं। हड़ताल करते हैं। ठीक, हड़ताल। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सा एक कथन सही नहीं है यह आपको बताना है। सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है, तो यही सही नहीं है। सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा, एकदम सही बात है। सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, ये भी सही है। सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भावना नहीं रखना चाहिए, ये भी सही है। तो ए राइट हो जाएगा क्योंकि यही सही नहीं है। गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना है। कहने का मतलब इनका ये है। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? तो गरीबी का स्थायित्व जो है वह हिंसा का क्रूरतम रूप है। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया था? तो आत्मनियंत्रण। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु सर्वोत्तम उपाय आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल बताया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष थे? तो भाई 21 वर्ष तक ये दक्षिण अफ्रीका में रहे हैं। फिनिक्स आश्रम की स्थापना डरबन में इन्होंने की थी 1904 में। इंडियन ओपिनियन नाम का अखबार भी इन्होंने निकाला था। गांधी जी अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष रहे थे। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 ईस्वी में गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे और फिर वो 1915 में भारत लौटते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो ये आपके 1915 में लौटे थे।
1917 में चंपारण करते हैं। ठीक। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? तो पीटर मोरिसबर्ग से फेंका गया था। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान महात्मा गांधी को नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा। एक बार ट्रेन में प्रथम श्रेणी का पास होते हुए भी उन्हें सामान्य बोगी में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसका उन्होंने प्रतिरोध किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें पीटर मोरिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर फेंक दिया गया। एम.के. गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 में इन्होंने भाग लिया था, मतलब बीच में लौट के आए थे। वैसे तो 1893 में चले जाते हैं, लेकिन बीच में कलकत्ता अधिवेशन में एक बार आते हैं और भाग भी लेते हैं उसमें। ठीक। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है? तो अहमदाबाद के बाहर स्थित है। बी राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। यह आश्रम विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के संचालन की सुविधा की दृष्टि से 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया था। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया। इससे क्या कहा जाता है? सत्याग्रह आश्रम। महात्मा गांधी के संबद्ध निम्नलिखित आश्रमों में से कौन सबसे पुराना है? तो फिनिक्स आपका सबसे पुराना है। बी राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने फिनिक्स, जो कि 1904 में इसकी स्थापना करते हैं डरबन में, फिनिक्स आश्रम को 27 फरवरी 2000 को दोबारा खोला गया और फिनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम है। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? तो ये दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने सेवा धर्म अपनाया। सी राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने एक पारसी रुस्तम जी द्वारा खोले गए धर्मार्थ अस्पताल में परिचारक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की। यहाँ पर उन्होंने कंपाउंडर के रूप में स्वैच्छिक सेवाएं प्रदान की। उन्होंने बोअर युद्ध के समय घायल सिपाहियों की देखभाल एवं सेवा कार्य भी किया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु तो आपको पता ही है, गोपाल कृष्ण गोखले हैं। ठीक। गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक दर्शन में सच्चे उदारवादी थे। वह समभाव और मृद न्यायप्रियता की विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार राजनीतिक उत्तेजना के बाउंडरों में नहीं हो सकता। वह साध्य और साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। गोखले के इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बना लिया था। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था तो क्या था? जन कल्याण के लिए सक्रियता। यही है राजनीति का असली तात्पर्य। महात्मा गांधी राजनीति को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण के लिए सक्रियता समझते थे। इसके संबंध में गांधी जी के द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव राजनीति के क्षेत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण का दिया गया। विकेंद्रीकृत सत्ता से उनका तात्पर्य था ग्राम पंचायतों को अपने गांवों का प्रबंध और प्रशासन करने के लिए सक्रिय करना। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है, इनमें से कौन सी विशेषता उसमें से नहीं है? तो सत्ता नहीं है। ठीक। नैतिकता है, धर्म है, मानवता है। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया उसमें नैतिकता, धर्म और मानवता का समावेश था, लेकिन गांधी जी के पूर्ण आदर्श राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य अर्थात सत्ता के लिए कोई स्थान नहीं था। वे राज्यविहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे, मतलब राज्यविहीन एक समाज हो। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? तो महात्मा गांधी ने गढ़ा था। महात्मा गांधी के भतीजे मगन लाल गांधी द्वारा सदाग्रह शब्द का प्रयोग एक प्रतियोगिता में किया गया, जिसमें उनको पुरस्कार प्राप्त हुआ। सदाग्रह शब्द का अर्थ सत्य और दृढ़ता से लिया जाता है। बाद में महात्मा गांधी ने इसमें सुधार कर इसे सत्याग्रह शब्द में परिवर्तित कर दिया। अतः स्पष्ट है कि सर्वप्रथम सत्याग्रह शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा किया गया। क्वेश्चन क्या है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो भाई गांधी जी ने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। ठीक। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना। ठीक। मतलब सत्य मानना कि हाँ भाई ये चीज़ सत्य है, ये सच है, इसके लिए आग्रह करना, अथवा सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल। महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान वर्ष 1917 में चंपारण बिहार में सत्याग्रह प्रारंभ किया। यह गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था। तो 1917 में जो चंपारण वाला सत्याग्रह था वो पहला सफल सत्याग्रह था आपके गांधी जी का। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? चंपारण। ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। और चंपारण आंदोलन 1917 में भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। 19वीं सदी के आरंभ में बिहार के चंपारण में प्रचलित 3 कठिया पद्धति के विरोध स्वरूप इस सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया था। चंपारण सत्याग्रह के उपरांत गांधी जी ने इसका प्रयोग वर्ष 1918 में अहमदाबाद की काटन मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर छिड़े विवाद में हस्तक्षेप कर दिया।
वर्ष 1918 में ही गुजरात के खेड़ा में किसानों की नष्ट हुई फसलों के बावजूद ब्रिटिश सरकार द्वारा लगान में छूट न देने के कारण महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह किया 1918 में। ध्यातव्य है कि महात्मा गांधी द्वारा रोलेट सत्याग्रह का प्रारंभ वर्ष 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित रोलेट एक्ट के विरोध स्वरूप किया गया था। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए। एकदम सही बात है, मतलब एक्टिव विरोध ये नहीं करते हैं, ये निष्क्रिय विरोध करते हैं, इनएक्टिव विरोध करते हैं, तो इसके लिए जाना जाता है। कि इस्लामी राष्ट्र स्थापित करने की इच्छा गलत बात है। हिंदुओं द्वारा राजनीतिक कार्यालय करने का विरोध करने के लिए एकदम गलत है। ब्रिटिश राज को समाप्त करने की हिंसा को प्रोत्साहित करना गलत बात है। हिंसा के समर्थक थे तो हिंसा की कहाँ से जो है पैरवी करेंगे, वैसे यही सही है तो सारे गलत ही होंगे। देखिए, गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्ष को निष्क्रिय प्रतिरोध नाम दिया गया। जो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किए हैं आपके संघर्ष किए या आंदोलन किए, उसको निष्क्रिय प्रतिरोध कहा गया। लेकिन बाद में गांधी जी ने निष्क्रिय प्रतिरोध के स्थान पर सत्याग्रह शब्द चुन लिया, जो कि चंपारण में इनका पहला सत्याग्रह होता है। और भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए इसका सर्वाधिक प्रयोग भी किया गया है। हालांकि गांधी जी ने सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर बताया है कि निष्क्रिय प्रतिरोध एक राजनीतिक अस्त्र है, जबकि सत्याग्रह क्या है, एक नैतिक शक्ति है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह निष्क्रिय प्रतिरोध से इतना ही भिन्न है जितना दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव से भिन्न है। निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? ये आपके महात्मा गांधी ने कहा था। बी राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार होगा। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी जी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। क्योंकि ब्रिटेन समझता था कि भाई जो हम माल बनाते हैं वो भारत में बढ़िया बिकेंगी, उसका बहिष्कार करने लगे गांधी जी, तो इनका जो प्रभाव था वो सक्रिय था और बढ़िया तरीके से वो काम करता है। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यहाँ आपको सारी चीज़ें सीरियल में लगानी है बढ़िया तरीके से, कि कौन पहले हुआ है कौन बाद में हुआ, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो चंपारण आपको पता है 1917 में हुआ, इसमें क्या ही कहना है, तो आपको पता ही है। अहमदाबाद मिल हड़ताल योजना जो होती है वो फरवरी मार्च में होती है, ठीक, फरवरी मार्च 1918 आप कह सकते हैं, ठीक, 1918 में होता है ये भी। खेड़ा आंदोलन आपका 22 मार्च 1918 में होता है, मतलब ये आपके अहमदाबाद मिल हड़ताल के बाद होता है, क्योंकि अहमदाबाद मिल हड़ताल फरवरी में ही स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 से 22 चलता है, तो आप देख सकते हैं ये 1917 है, ये फरवरी मार्च 1918 है, ये खेड़ा 1918 है, फिर असहयोग, तो 1 2 3 4 सीरियल से ही लगा हुआ है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण था, 1917 में ये करते हैं और राजकुमार शुक्ला जी ने आमंत्रित करते हैं, भाई आइए यहाँ बहुत ज़्यादा लूटमारी हो रही है, ठीक, ज़बरदस्ती जो है नील की खेती कराई जा रही है, 3 कटिया पद्धति लगाई जा रही है, ठीक, तो ये सिस्टम देखते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1915 में लौटने के बाद गांधी जी ने भारत में अपना प्रथम सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में वर्ष 1917 में किया। वर्ष 1917 में चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल थे, उन्होंने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की, मुलाकात की और उनसे कहा चलिए चंपारण चलो, वहाँ देखो क्या हो रहा है, मतलब बहुत अत्याचार हो रहा है, चलिए वहाँ पर देखिए। और 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बगान मालिक जो थे गोरे थे, मतलब वो अंग्रेज थे, तो गोरे लोगों पर वैसे भी ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक। चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर यह विनिश्चित करा लिया था कि उन्हें अपनी ज़मीन के 3/20वें भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य है। मतलब 20 बीघे ज़मीन है अगर, तो भैया 3 बीघे पे आप नील की खेती करोगे, इससे आप मना नहीं कर सकते हो। और नील की खेती करने के बाद वहाँ फिर पैदा नहीं होता था कुछ भी, ये मान के चलिए आप, जिसे 3 कटिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। गोरे बगान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान एवं गैर कानूनी अववाबों करों की दर मनमानी ढंग से बढ़ा दी। किसानों ने इसी उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी से चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया था। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी के बारे में क्या सही है आपको बताना है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से प्राप्त की, एकदम सही बात है। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हो गया था, ये भी सही है। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था, ये भी सही है। वे रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे, ये भी सही है। तो अनटू दिस लास्ट याद रखिएगा कि रस्किन ने लिखा है। तो ये सारी चीज़ें आपकी सही हैं, 1 2 3 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं, मतलब उसमें हैं, और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला है, एकदम चेंज हो गए वो। और इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला था? सुशिक्षित व्यक्ति का यह नैतिक दायित्व है कि वह शोषित तथा निर्धनों का उत्थान करे, एकदम गलत बात है, ऐसा कुछ उन्होंने इसमें नहीं पढ़ा था। व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है,
तो बी राइट आंसर हो जाएगा। यही वो सोचते थे कि व्यक्ति का कल्याण उसमें है जिसमें सबका कल्याण है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें थी। IAS प्री में भी आया क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट पढ़ी थी और गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि इस पुस्तक ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। इसकी समीक्षा में गांधी जी ने 3 बातों को नोट किया, जिसमें प्रमुख है कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। गांधीवादी विचारधारा किन से प्रभावित रही है? तो रस्किन से। भाई रस्किन की बुक इन्होंने अनटू द लास्ट पढ़ी। थोरो से भी प्रभावित थे, टॉलस्टॉय से भी, सबसे प्रभावित थे। जिसकी किताब पाते थे पढ़ डालते थे, मतलब समझ सकते हैं लोगों का इन पे काफ़ी असर था। और किताबें पढ़नी चाहिए, जितना ज़्यादा आप पढ़ते हैं उतना ज़्यादा विचार आपके अंदर लेखकों के आते हैं। ठीक, और अच्छी किताबें पढ़ेंगे अच्छे विचार आएंगे, और बुरी किताबें पढ़ेंगे तो भाई बुरे विचार आएंगे। ठीक, धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधीवादी विचारधारा को थोरो, रस्किन और टॉलस्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया है। गांधी जी ने थोरो से सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा पाई है। तो अगर पूछ लें कि गांधी जी ने जो सविनय अवज्ञा की प्रेरणा है वो किस लेखक से ली है, तो भाई थोरो से ली है। थोरो, ठीक, ये राइटर थे। रस्किन ने गांधी जी ने शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा तथा टॉलस्टॉय के प्रसिद्ध वाक्य ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है, ये टॉलस्टॉय से गांधी जी काफ़ी प्रभावित हुए और यह उनके अहिंसक असहयोग का आधार भी बनता है। निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? स्वदेशी आंदोलन से वो संबंधित नहीं थे क्योंकि ये 1905 में चालू हुआ था और तब गांधी जी कहाँ थे? अफ्रीका में थे। वैसे 1901 में ये कलकत्ता अधिवेशन में आते हैं, उसकी सदस्यता ग्रहण करते हैं, लेकिन जो है पूरी तरीके से नहीं आते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो भाई भारत छोड़ो आंदोलन तो इन्होंने ही चालू किया, सविनय अवज्ञा भी इन्होंने किया, खेड़ा भी किया, लेकिन बारदोली सत्याग्रह आपके किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, सरदार जी ने किया था। ठीक, ये आप समझ सकते हैं। निम्न कथनों में से गांधी जी के संदर्भ में कौन सही है? जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, सही बात है, इन्होंने ऐसा काम किया था। असहयोग आंदोलन शुरू किया 1920 में, ये भी किया है। भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, ये भी किया है। तो सब कुछ किया है इन्होंने, डी राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने जात विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। गांधी जी कहते थे कि हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता हूँ। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया, अतः सभी विकल्प आपके सही हो जाएंगे। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, हमारे नेताजी हैं ये। ठीक, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था, तो कहाँ जुड़ा था ये नाम? ये आपका चंपारण सत्याग्रह के दौरान जुड़ा था, ए राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे पहले किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। ठीक, और गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व करने के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहकर इन्हें संबोधित किया था। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने, सी राइट आंसर हो जाएगा। नोआखोली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो ये आपके प्यारेलाल थे, सी राइट आंसर हो जाएगा। नोआखोली काल में प्यारेलाल महात्मा गांधी के सचिव थे। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी। प्यारेलाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो ये आपका वायकोम सत्याग्रह था, जिसमें इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। और क्यों नहीं लिया था भाई? वायकोम के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेड़ा सत्याग्रह में वो थे ही। राजकोट सत्याग्रह भी उसमें भी थे। असहयोग आंदोलन में नेतृत्व स्वयं गांधी जी ने किया। राजकोट सत्याग्रह 1939 के संबंध में महात्मा गांधी के 4 दिनों के अनशन के बाद वायसराय की मध्यस्थता से राजकोट के शासक समझौते पर राजी हुए थे। तो ये राजकोट सत्याग्रह कभी भी पूछा जा सकता है, कब हुआ था? तो 1939 में हुआ था। ये आप एकदम नोट कर लीजिए अपने नोट्स बुक में। ठीक, अब देखिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में वायकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था, एकदम सही बात है। जो अस्पृश्यता है, छुआछूत वाला सिस्टम है, उसके विरुद्ध एक सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग नहीं लिया था। दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। केरल के हिंदू समाज में अस्पृश्यता तथा जातिगत भेदभाव के विरुद्ध तत्कालीन त्रावणकोर, वर्तमान में केरल का अंग है, एक सामाजिक विरोध प्रदर्शन का आयोजन हुआ था, जिसे वायकोम सत्याग्रह 1924-25 का नाम दिया गया। यद्यपि गांधी जी ने इस आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, लेकिन उनका निर्देशन एवं समर्थन इस आंदोलन को प्राप्त था। चूँकि दूसरे कथन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष की बात नहीं की गई है, तो इसलिए यही माना जाएगा कि उन्होंने भाग नहीं लिया था। तो अप्रत्यक्ष रूप से फिलहाल इन्होंने भाग लिया था। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में आया हुआ है कि महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ? तो 20 दिसंबर 1920 को हुआ है। ये आपके आर ओ यूपीपीएससी के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे।
गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? तो जेबी कृपलानी जो है वो शिक्षक थे। इसमें लिखा है ये शिक्षक, तो इसमें क्या ही बताना है। वैसे राजेंद्र प्रसाद में नहीं लिखा है। और एन सिन्हा वकील थे, बृजकिशोर प्रसाद भी वकील थे। निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी चले गए थे? तो जमनालाल बजाज भी राइट आंसर हो जाएगा। सेठ जमनालाल बजाज गांधी जी के निकट सहयोगियों में से थे। वे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे। वे वर्ष 1930 में झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए पुनः 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए थे। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी, यह उपयुक्त विवरण किसके लिए है? तो भाई जमनालाल बजाज के लिए। कपड़ा व्यापारी भी थे, बैंकर भी थे और कांग्रेसी भी थे और महात्मा गांधी के निकट सहयोगी भी थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो रेवरेंड चार्ली एंड्रूज थे। चार्ल्स एंड्रूज भी इन्हें कहा जाता है, ठीक, शॉर्टकट में। और दीनबंधु इन्हीं का नाम है। चार्ल्स एंड्रूज दीनबंधु सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक थे। भारतीयों से इनका गहरा लगाव था और वे हर तरह से भारतीय बनना चाहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी से इनके घनिष्ठ संबंध थे, मतलब मित्रता थी, आपस में भाईचारा था। दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स फार्म में गांधी जी के साथ रहते। गांधी जी ने ही गरीबों के प्रति की निरंतर चिंता को देखते हुए उन्हें दीनबंधु की उपाधि से सम्मानित किया था। एंड्रूज वर्ष 1925 और 1927 में ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वे गांधी जी के साथ एक सहयोगी के रूप में लंदन गए थे। निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? तो ये उनकी यरवदा जेल थी। आते जाते रहते, मतलब अंग्रेज उन्हें वहीं पर ज़्यादा बंद करते थे। यरवदा कारागार, जो कि महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है, में गांधी जी को वर्ष 1930 में बंदी के रूप में भेजा गया था। यहाँ से गांधी जी साबरमती के आश्रमवासियों को प्रत्येक सप्ताह पत्र के रूप में अपने संदेश भेजा करते थे। यरवदा जेल में गांधी जी ने अपने अनुभवों एवं आध्यात्मिक प्रगति की समीक्षा करते हुए यरवदा कारागार को मंदिर की संज्ञा दी थी। भारत की स्वाधीनता यानी आज़ादी के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य वो नहीं थे, बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की स्वाधीनता के समय कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। वर्ष 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। तो ये याद रखिएगा कि भाई कांग्रेस से गांधी जी ने इस्तीफा कब दिया? तो 1934 में दिया है। तथा वे फिर कांग्रेस के औपचारिक रूप से सदस्य नहीं बने तथा राजनीतिक परिदृश्यों पर उनका शक्तिशाली मार्गदर्शी प्रभाव छाया रहा, लेकिन वो बने नहीं। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? तो ये आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी। उनकी मृत्यु पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, हमारे चतुर्दिक अंधकार ही अंधकार है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपसे क्या कहूँ और कैसे कहूँ। राष्ट्रपति, जिन्हें हम प्यार से बापू कहते थे, हमारे बीच नहीं रहे। बहुत इमोशनल स्पीच था, समझ ही सकते हैं आप लोग। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो माउंटबेटन ने कहा था, लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था, ठीक। माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि प्रदान की थी तथा कहा, जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते थे, वह काम गांधी जी ने कर दिखाया है। निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? मतलब कहने का यह है कि कान खुले रखो, मुंह को बंद रखो। तो ये काम किसने कहा था करने के लिए? गोपाल कृष्ण गोखले इनके गुरु थे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ये आप समझ सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एक विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने दी थी, जो कि इनके राजनीतिक गुरु थे। निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे, गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते हैं? तो महात्मा गांधी कहते थे। कि गांधी भी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता है? तो ये आपके के गांधी जी ने कहा था। कहने का मतलब ये है कि जो नैतिकता के दृष्टिकोण से गलत है वो राजनीतिक दृष्टिकोण से भी गलत है। लेकिन आज के सिस्टम में ये बातें सही नहीं बैठती हैं। मतलब आज तो सिस्टम यही है कि नैतिक दृष्टिकोण क्या है, राजनीतिक दृष्टिकोण क्या है, कुछ भी नहीं पता है। पेपर लीक हो जाता है, ठीक, ये एक नैतिक दृष्टिकोण हो सकता है नहीं, लेकिन उस पर राजनीति चलती है। आपने आर में देखा, आ जाएगा नोटिस की सब कुशलतापूर्वक हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। महात्मा गांधी राजनीति में नैतिक मूल्यों की स्थापना के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि नैतिकता विहीन राजनीति राज्य को गर्त में मिला सकती है। वे मानते थे कि नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीति दृष्टिकोण से भी कभी सही नहीं हो सकता। जो नैतिकता में गलत है वो राजनीति दृष्टिकोण में भी सही नहीं है। इसलिए गांधी जी के बारे में कहा जाता है वो राजनीतिकों में संत थे और संतों में राजनीतिक। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था तो तुर्की पर ब्रिटिश आक्रमण के विरुद्ध नहीं, ऐसा नहीं है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के विरुद्ध नहीं, मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध, रोलेट एक्ट के विरुद्ध। तो पहला जो उन्होंने किया था 1917 में किया था,
और मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध उन्होंने दूसरा किया, लेकिन इसमें यही दे रखा है तो यही आप मान लेंगे, सी राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1917 में चंपारण में किया था तथा उसके बाद इसका दूसरा प्रयोग फरवरी-मार्च 1918 में अहमदाबाद की कॉटन मिल के औद्योगिक मजदूरों की कम मजदूरी के विरुद्ध संघर्ष हेतु किया। तो क्योंकि वहाँ पर आपका चंपारण था नहीं, इसीलिए लगा दिया गया। तो ये क्या था कि अहमदाबाद में मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। गांधी जी के 3 दिन के अनशन के बाद, जो कि भारत में उनकी प्रथम भूख हड़ताल थी, तो पहली भूख हड़ताल जो उन्होंने की है वो अहमदाबाद मिल आंदोलन में की है, और इसके बाद मिल मालिक इस मामले में मध्यस्थता के लिए तैयार हो गए और अंततः उन्हें बोनस देना पड़ा। निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो अहमदाबाद मिल आंदोलन में। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? वाराणसी में, डी राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया था, तो वाराणसी याद रखिएगा। गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से आरंभ किया? तो ये बताइए। बिहार के चंपारण से किया था, क्योंकि वहीं 3 काठिया पद्धति चल रही थी, और ये पटना, बम्बई, कलकत्ता, गोरखपुर गलत हो जाएगा। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो मजदूरों ने लिया था। बोनस से रिलेटेड था कि बोनस नहीं दे रहे थे मिल के मालिक जो थे। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित है? तो अहमदाबाद संघर्ष। 3 दिन की हड़ताल की थी, भूख हड़ताल, और पहली भूख हड़ताल यहीं पर की थी। निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? सूती मिल कामगारों के लिए। गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद्य के संबंध में निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही है, ये आपको बताना है। तो दक्षिण अफ्रीका 1903, ए राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ सारी चीज़ें आप डिटेल में देख भी सकते हैं। गांधी जी ने 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फर्म स्थापित की थी, जहाँ वे 1910 तक रहे। गांधी जी ने अपनी लॉ फर्म में ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों को लागू किया था। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, आपको बताना है। वह अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे, एकदम सही बात है। केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है, अतएव अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण का विरोध करती है, ये भी सही है। वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, ये भी सही। वो मशीन वगैरह से नफरत करते, मतलब सोचते थे कि मशीन आएगी तो रोजगार छिन जाएगा। वे यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी का विचार था कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था वहाँ की जलवायु, भूमि तथा वहाँ के निवासियों के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जानी चाहिए, और इन बातों के आधार पर जहाँ तक अमेरिका का संबंध है, उन्होंने वहाँ के मशीनीकरण का विरोध नहीं किया था, और इसीलिए डी राइट आंसर है। और सारी चीज़ें ठीक है। एम.के. गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है, मतलब जो अस्पृश्य हैं, जिनसे छुआछूत लोग करते हैं, तो उनका जो सामाजिक और आर्थिक सुधार किया जा सकता है, तो कैसे किया जा सकता है? उनके मंदिर प्रवेश द्वारा, उनके सहायता प्रदान करके, उनके सामाजिक आर्थिक विकास हेतु कोष अलग करके नहीं, उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके, डी राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी की अर्थनीति सभी तरह के शोषण का विरोध करती है, चाहे वह शोषण देश के भीतर एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का हो या बाहर से हो। गांधी जी इसको दूर करने के लिए ऐसी प्रणाली कायम करना चाहते थे जिसमें व्यक्ति अपने मौलिक प्रयत्न के द्वारा स्वतंत्र वातावरण में श्रम और कार्य कर सके। इसके लिए वे स्वदेशी उद्योगों का पुनरुद्धार करना चाहते थे, ताकि लोगों को पर्याप्त भोजन मिल सके और वे भूख से पीड़ित न हो। इसके लिए गांधी जी ने कुटीर उद्योगों जैसे गुड़ बनाना, घास कूटना, तेल पेरना, कागज़ बनाना, चमड़े का काम पर जोर दिया था। इससे गांधी जी का मानना यह था कि गरीबों और शोषितों का आर्थिक और सामाजिक सुधार होगा। गांधीयन इनोवेशन, गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य क्या था? कि कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए, डी राइट आंसर हो जाएगा। गांधीयन इनोवेशन, गांधी जी के नवाचार का तात्पर्य है कि कम निवेश से अधिक उत्पादन करके अधिक लोगों के लिए कार्य करना, ठीक, रोजगार देना। तो ये आप समझ सकते हैं। यह शब्दावली सर्वप्रथम प्रोफेसर प्रहलाद एवं R.A. माशेलकर द्वारा प्रयोग किया गया। कौन सी घटना सबसे पहले हुई है, ये आपको बताना है, ठीक। तो खेड़ा सत्याग्रह आपको पता है कि 22 मार्च 1918 को किया गया। वहीं असहयोग आंदोलन 1920 से 22 चला है, और ये 1918 आपका था, ठीक, ये याद रखिए। चंपारण 1917 और सबने यज्ञ आंदोलन 1930। तो 1917 डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चंपारण आपका 1917 में होता है। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो राजकुमार शुक्ला जी ने किया था। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो राजकुमार शुक्ला जी ने किया है। चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? कि 3/20 भाग पर आपको नील की खेती करनी है। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ किया? तो चंपारण में किया था।
1917 में राजकुमार शुक्ला ने आमंत्रित किया था। गांधी जी का चंपारण आंदोलन था नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान है। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? 3 कठिया पद्धति से। चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था कि किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करवाई जाती थी जबरदस्ती। ये राइट आंसर हो जाएगा। जब नहीं करते थे तो उनसे लगान वसूले जाते थे, अगर नहीं करते थे तो 40 प्रकार का कर देना पड़ता था, और जहाँ पर नील की खेती हो जाती थी वहाँ पर कुछ और पैदा होता नहीं था। खाने के लिए आपको गेहूँ धानी चाहिए, तो नील की खेती करेंगे तो नील खाना तो है नहीं, नील तो लगाने वाली चीज़ है, तो व्यापारिक फसल है नील। ठीक। 3 काठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित है? तो चंपारण नील की खेती से संबंधित। 77 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया था। एकदम गलत बात है, राजकुमार शुक्ला जी ने किया था। चंपारण जांच में आचार्य JB कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे, तो ये बात सही है। दूसरा सही, केवल 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी के चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए पंडित राजकुमार शुक्ल ने राजी किया तथा चंपारण समस्या की जांच में गांधी जी के सहयोगियों में आचार्य JB कृपलानी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, CF एंड्रूज, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजकिशोर प्रसाद और HS पोलाक इत्यादि शामिल हैं। चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी का साथ दिया था? तो किसने साथ दिया था भाई? राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है? राजकुमार शुक्ला। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो ये आपके नकदी फसल के विरोध में था, नील की खेती के विरोध में। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो जयप्रकाश नारायण आपके संबंधित नहीं थे, वहीं राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और JB कृपलानी संबंधित थे। देखिए, चंपारण आंदोलन 1917 में गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, JB कृपलानी, महादेव देसाई, नरहरि पोरक आदि ने दिया था, और जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं है। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो FG स्लाई थे, DJ रीड थे, महात्मा गांधी थे, अनुग्रह नारायण नहीं थे। देखिए, जो चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष जो थे वो आपके कौन थे? FG स्लाई। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि अब ट्रेंड आपका बदल रहा है, तो FG स्लाई आप नोट कर लीजिए। इसके सदस्य कौन थे? DJ रीड, महात्मा गांधी, LC आदामी, राजा हरि प्रसाद, नारायण सिंह, MEL टेनर क्या थे? सचिव थे, ये भी याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ किया? तो चंपारण में किया है, तो पता ही आपको इसमें क्या बताना है। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो चंपारण में लिया था। निम्नलिखित में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह किया है? तो चंपारण में किया है। C आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें क्या ही बताना है। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? चंपारण में किया था। निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ला जी ने किया था। 89 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है? या किसानों से जुड़ा था? तो एकदम सही बात है, तो सही है। इसे 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया, ये भी सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी और MK गांधी के सहयोग दिया था, ये भी सही है। और यह प्रथम आंदोलन था जिसमें MK गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया कि कौन सा सही नहीं है। ये संपूर्ण भारत स्तर पर नहीं था, एक क्षेत्र विशेष से संबंधित था। जो रोलेट एक्ट सत्याग्रह था वो जो है आपका राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभ किया गया था 1919 में। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी थे 1917 में। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? तो NG रंगा ने इसका विरोध किया था। NG रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। 92 नंबर क्वेश्चन है आपका, खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी, ये एकदम सही बात है। प्रशासन का प्रस्ताव था कि गुजरात में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए, ये गलत है, तो एक आपका सही है बस, तो केवल एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब जो है भू राजस्व की उगाही चल रही थी क्योंकि अकाल पड़ा था, लेकिन फिर भी भू राजस्व की उगाही इन्होंने बंद नहीं की थी। वर्ष 1918 में गुजरात के खेड़ा में किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बाद भी सरकार ने लगान में छूट नहीं दी थी और भू राजस्व उगाही स्थगित नहीं की थी। इसी मुद्दे पर महात्मा गांधी ने खेड़ा के किसानों के पक्ष में सत्याग्रह संगठित किया था। खेड़ा आंदोलन प्लेग फैलने और अकाल पड़ने के कारण किसानों के लगान अदा करने में असमर्थ होने और राज्य के प्रति उनमें असंतोष होने के परिणामस्वरूप हुआ था। मतलब क्या था कि किसान वहाँ जो थे वहाँ अकाल पड़ गया, प्लेग फैल गया और बहुत सारे लोग मर भी गए।
फसल भी जो है पैदा नहीं हुई, भाई अकाल पड़ गया तो फसल कहाँ से पैदा होगी। उसके बाद भी जो है लगान उगाही इनकी चालू थी। तो ये सारी चीज़ें मन लगा के पढ़ाई करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।